This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाई। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो भी। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर, और हम लोगों ने उसमें 10 द्रव्यों में से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
अस्थि में जो बोन की जब बात हम लोग कर रहे हैं, तो बोन इसलिए कि हम लोगों ने कहा कि आकाश के जो गुण हैं वो वायु में है, वायु के गुण अग्नि में है, अग्नि गुण जल में है, और जल के गुण पृथ्वी में है। यानी पृथ्वी में सारे गुण मौजूद हैं। तो वो हम लोगों ने तुलना बताया कि आकाश भी है, हड्डी, हड्डी को यहाँ उदाहरण दिया हड्डी को, तो हड्डी में हम लोगों ने कहा कि हड्डी को हम लोग रखा हुआ, बोन को हम लोग रखा हुआ है पृथ्वी तत्व में। तो उसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि कभी कोई बोन की, यानी बोन एक होता है बीएमडी टेस्ट, लेडीज में स्पेशली बहुत पाया जाता है कि जो दो दो तरह के सेल, दो तरह के सेल बोन में पाए जाते हैं। एक होता है रक्त से वो कैल्शियम को निकाल करके हड्डी में ला देता है, यानी हड्डी को कैल्शियम से युक्त कर देता है। तो इसको हम लोग उस वाले को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा एक होता है सेल जो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। वो क्या करता है, वो बोन से हड्डी, मतलब बोन से हड्डी के निकाल करके, और वो जो है कैल्शियम निकाल करके, बोन से कैल्शियम निकाल करके, और वो रक्त में लाता है, तो रक्त का देता है। तो ये इसलिए होता है कि कभी हम लोग देखते हैं कि कभी रक्त में अधिक कैल्शियम हो गया, तो उस कैल्शियम को व्यवस्था रहती है कि उसको वो हड्डी में बना दे, और अगर हड्डी में कैल्शियम अधिक है तो उसको, यानी रक्त में कम है तो हड्डी से ला करके कर देता है। ये जो कंसेप्ट है, अब अभी नॉर्मली जो है स्पेशली लेडीज में ये होता है, उनके ट्रिपल वार्मर या एंडोक्राइनल सिस्टम पे हम लोग जब बात कहते हैं तो हम कहते हैं हार्मोनल सीक्रेशन की वजह से मेनोपॉजल एज के बाद बीएमडी टेस्ट, एक होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो बोन मिनरल यानी बोन की जो घनत्व है उसका कम हो जाता है, तो उसको बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं। अब ये जब कम हो जाता है तो हड्डियां जल्दी टूटने लगती हैं, यानी जल्दी ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मीन्स कि अगर गिर पड़े, चोट लग गई, तो वो हड्डी जो है टूट जाती है। तो ये उसका, तो उसको हम लोग पास कोई तरीका होना चाहिए। तो अगर हम लोग तरीके की बात करें, तो अगर हम लोग चाइनीज में पढ़ रहे हैं तो हम लोग चाइनीज में करते हैं K3 टोन कर देते हैं। UB11 एक हमारा बहुत बढ़िया पॉइंट है, UB11 भी हमारा पॉइंट है। तो UB11 भी हमारा उसको शक्ति प्रदान करता है। तो K3, UB11 और K3 का हम लोगों ने पढ़ा था कि UB23 हमारा इसका बैकशू पॉइंट है। तो K3, UB23 और UB11, अगर हम इतने पॉइंट्स को टोन कर देंगे तो हमारा जो है ये हड्डी की जो बोन मिनरल डेंसिटी है ये हमारे ठीक होने लगेगी। लेकिन अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में हम लोग हड्डी को यहाँ रखा हुआ, बोन को कहाँ रखा हुआ है? फिंगर नंबर 5 में रखा हुआ है। तो फिंगर नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिंगर नंबर 5 ले लेंगे, और गवंडे जी सुनिए, हेमंत जी सुनिए, रीता गांधी मैडम सुनिए, हेमंत सिंह जी सुनिए। ये इसमें बोन हम लोगों ने कहा था कि बोन में पहले तो किस फिंगर में ट्रीटमेंट करें, तो पहले फिंगर नंबर 5 में ट्रीटमेंट हमको करना है। दूसरा क्या ट्रीटमेंट करना है? दूसरा ट्रीटमेंट करना फिफ्थ स्पायरल में करना है। पांचवा स्पायरल, क्यों हम पांचवी को बढ़ा रहे हैं, 5 को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो फिफ्थ स्पायरल। और हमेशा देखिए बोन मिनरल डेंसिटी में कमी क्या हुई है? कमी हुई है कि जल बढ़ गया है, तो 2-4 सिडेट, यानी ठंडक बढ़ गई है। तो 2-4 सिडेट और 3-5 हमको अग्नि बढ़ानी है, यानी फास्फोरस बढ़ाना है और कैल्शियम बढ़ाना। तो 2-4 सिडेट 3-5 टोन। क्लियर? ठीक हो गया? फिगर नंबर 5, फिफ्थ स्पायरल, 2-4 सिडेट 3-5 टोन। अगर मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ और भी डॉक्टर नहीं, YNM पढ़ा हुआ, हम लोगों ने YNM पढ़ा है और डॉक्टर वॉल पढ़ा है। तो डॉक्टर वॉल का एक ट्रीटमेंट है JD मेरिडियन। संजय गवंडे अब पढ़ रहे होंगे।
ये सर। संजय गवंडे तो आप पढ़ रहे होंगे ना उसको, वॉल को। डॉक्टर वॉल में जेडी मेरिडियन है, तो जेडी मेरिडियन है तो नंबर 4 में आती है। इसमें जैसे अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है पैर में, उसमें आती है। तो उसमें हम लोग, अगर हम लोग इसको जोड़ दें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और उसको जोड़ दें, अगर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को और डॉक्टर वॉल को जोड़ दें, तो जोड़ने का तरीका हमको दिया हुआ आत्रे में, तो अगर हम जोड़ें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फिंगर नंबर 3-4 इनमें ट्रीटमेंट होना है। लेकिन हमारा डॉक्टर वॉल का जो है, डॉक्टर वॉल अगर लगाना हो किसी को, तो डॉक्टर वॉल कहाँ से शुरू होता है? डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स ऊपर से शुरू होते हैं ना? यस सर। और हमारे पॉइंट, आयुर्वेदिक के पॉइंट कहाँ से शुरू होते हैं? 0 नीचे से। हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है ना, नीचे 0 1 2 3 4 5 6 8 9। यस सर। तो उल्टा है, मतलब अपोजिट फ्लो है ना। अगर हम अपोजिट फ्लो कर दें तो डॉक्टर वॉल का आ जाएगा। अगर हम अपने आयुर्वेदिक में अपोजिट फ्लो करेंगे तो डॉक्टर वॉल आ जाएगा। तो फिंगर नंबर 3-4 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, डॉक्टर वॉल इन यांग बॉर्डर पे करते हैं ना। तो ये देखिए, ये वाली उंगली क्या होगी? 0 1 2 0 1 4 5, ये 5। तो फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, फिंगर नंबर 3-4 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो 2 4 से 8 3 5 टोन। क्लियर? ये ट्रीटमेंट होगा। पृथ्वी और आकाश में सक्रियता, पृथ्वी और आकाश दोनों सक्रिय, कम से कम न्यूनतम सक्रियता वाले हैं। तो अगर आकाश को कहीं कराना होता तो आकाश ध्वनि तरंगे को वायु करता है, आकाश वायु मिलकर के, तो आकाश वायु को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट करते हैं। उसी तरह पृथ्वी में कम है तो जल जो है पृथ्वी से सहयोग करता है, तो उसको अधिक, क्योंकि पृथ्वी तो स्थिर है तो वो उसको शक्ति प्रदान करता है, मूवमेंट दे देता है और बढ़िया बना देता है। क्या करता है? जैसे मिट्टी का एक ढेला है तो उसको जल में मिला दीजिए तो एक कोई चीज क्रिएटिव चीज कर सकता है। ठीक है? तो उसी तरह सारी चीजें जो पृथ्वी में हैं, वो सारी चीजें आपके जो पृथ्वी में सारी चीजें हैं जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब में है। तो हम लोगों ने इसको बताया था। तो ये सभी धातुएं जो पृथ्वी के गर्भ में, सारी धातुएं हमारी चाहे जो है वो हमेशा पार्थिव कहलाएंगी। क्यों? बृहस्पतियां पार्थिव है, पृथ्वी में उत्पन्न होने के कारण पार्थिव है। लेकिन सब में हमने जैसे कहा था कि हर में कोई कंसेप्ट ये है कि किसी में जल अंश अधिक होगा, किसी में वायु अधिक होगा, किसी में आकाश अधिक होगा, किसी में पृथ्वी अधिक होगी। तो ये सब अलग अलग परसेंटेज होते हैं। तो इसीलिए उनके हिसाब से हम पार्थिव कभी कहलाएंगे, कभी जली सब्जी तमाम है देखिए जिसमें बहुत मुलायम होती है और गर्मी के समय में खाई जाती है, वो नॉर्मली उसमें जल अंश अधिक होता है। तो पतली तभी तो होती है, पतली टूट जाती है क्योंकि जल अंश अधिक होता है। तो उसको गर्मी में इसलिए होता है कि गर्मी में आपको पानी अधिक चाहिए, तो जलीय अंश अधिक हो तो पानी अधिक मिल जाता है। तो इस तरह ये हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा पृथ्वी में सारी चीजें, सब कुछ है अंदर अंदर देखिए, सब कुछ है पृथ्वी में, सब कुछ है, कैल्शियम फास्फोरस वगैरह सारी चीजें हैं। यानी पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, लावा निकलता है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में स्पेस भी, वायु भी है, आकाश भी है। अब आकाश है तो वायु भी है, तो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी तो है ही है। पृथ्वी में क्या खनिज पदार्थ वो भी है, तो खनिज पदार्थ को हम लोग पार्थिव कह सकते हैं। तो इस तरह अब शरीर से चेतना जब निकल जाती है तो उसे पार्थिव शरीर कहते हैं। यानी पृथ्वी तत्व तो है लेकिन ये क्योंकि चेतना नहीं है इसलिए इसको मृत शरीर कहा जाता है। तो ये इसीलिए इसको पार्थिव कहा जाता है। ठीक है? तो ये गंध है। अब हम लोग इसको हम लोग पहले देखा था, अब देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब हम लोग आगे आते हैं कहां पर?
काल में आए तो काल का सबसे बढ़िया देखिए श्लोक जो है, न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्मकांड भवंती, यानी केवल मतलब ये कहता है कि केवल कोई भी द्रव्य केवल गुण के प्रभाव से कर्मशील यानी कार्यशील यानी एक्टिव नहीं होता। कैसे होता है? द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात, मतलब द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, और द्रव्य गुण प्रभावाच वाच मतलब प्रभावाच च माने और द्रव्य और गुण के साथ संयुक्त प्रभाव से तस्मिन काले उस काल में तत् अधिकरणम आसाध्य, उस अधिकरण में रहते हुए ताम च युक्तिमर्थम, ऐसे युक्त करते हुए, जो उपाय करते हुए, तम अभिप्रेत्य, किस प्रयोजन के अनुसार, जो यत कुर्वंत, जो करते हैं, कुर्वंत माने करते हैं, तत्कर्म उसे कर्म कहा जाता है, येन कुर्वंत तद्वीर्य, जो जिस शक्ति से करते हैं उसको वीर कहते हैं, यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणम, जहां पर करते हैं उसको अधिकरण कहा जाता है, घर कहा जाता है, यदा कुर्वन्ति, जिस समय करते हैं उसको काल कहा जाता है, यथा कुर्वन्ति स उपाय, जैसे करते हैं वो उपाय है, और यत साध्यंति, और जो प्राप्त करते हैं उसको फल कहते हैं, जो लक्ष्य मिलता है वो फल है। तो ये इसकी बहुत बड़ी अवधारणा है। यानी हम लोग माने कि कोई भी द्रव्य अपने शरीर में रहते हुए उन सब चीजों पर निर्भर करता है जो शरीर में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे अधिकरण हो, चाहे उपाय हो, चाहे युक्ति हो, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है। ये उनका कहने का मतलब है कि ऐसा खुद जो है सब केवल सारी चीजों को लेकर चलना हुआ है। तो अब काल को हम क्या कहते हैं, हम काल को कैसे माने, काल को हम क्या, अब काल का समझिए, सर अब देखिए कोई भी चीज, संसार की कोई भी घटना, कोई भी उम्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी सिस्टम बिना काल के आवरण के संभव ही नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी काल के संदर्भ में, सुन रहे हैं काल के संदर्भ में, काल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना साथ में। तो ये हमेशा तो ये काल जो है डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है? आपको बचपन से, जन्म से लेने के बाद जो आपका ग्रोथ शुरू होता है वो काल के आवरण में है, उसी के आवरण में आप बंधे हुए हैं, उसी के आवरण में अध्ययन करते हैं, वही उम्र हो जाती है तो आप जो है सारा परिपक्व हो जाते हैं, आप युवा बन जाते हैं, युवती बन जाती है। तो ये सब बन रहा है, ये काल के आवरण में है। तो काल की अवहेलना किसी को नहीं करनी चाहिए। काल के उसमें आप खाते हैं, काल के उसमें आप सोते हैं, काल के वजह से ही आप सवेरे जगते हैं। काल हमेशा जीवन के साथ आपका लगातार लगा रहता है। काल की वजह से सर्दी लगती है, काल की वजह से गर्मी लगती है, काल की वजह से बारिश आती है, काल की वजह से आपको भूख लगती है, काल की वजह से आपको प्यास लगती है। तो काल जो है मन के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो अगर काल की अवहेलना नहीं किया तो आपका व्यक्तित्व परिमार्जित और परिष्कृत हो जाएगा, और काल की अवहेलना किया तो आपका व्यक्तित्व नीचे चला जाएगा। आप समय से अगर नहीं जगे, समय से नहीं खाए, समय से नहीं पिए तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। समय से नहीं पढ़े तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपका आगे जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो यानी संपूर्ण जीवन काल के उसमें है। कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब आप कहते हैं जब कृषि सूख गई तब बारिश करिए तो कोई फायदा नहीं। तो यानी काल के आवरण के रहते हुए ही आप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है काल के बारे में कि कहा गया है कि काव्य, मतलब कोई काल क्यों महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि काल कैसे होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन और कालो गच्छत धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो
अपने समय का सदुपयोग अपने बढ़िया बढ़िया काम करने में, चाहे वो कविता कर रहा हो, चाहे रचनात्मक काम कर रहा है, इसमें अपना काम। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहीन। अगर जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो या तो सोता रहता है और या झगड़ा करने लगता है, तो इसमें अपना समय बिता देता है, तो उसके व्यक्तित्व का उत्कृष्ट उत्कर्ष नहीं हो पाता। जबकि जो ऐसे करता है कि वो रचनात्मक काम करता है, वो उत्कर्ष को पाता है। दूसरा, काल सम विषम करा, काल से अधिक कोई खराब भी नहीं है। अगर काल की अवहेलना किया तो वो पराभव भी आपको दिखाई पड़ेगा, और वही अपमान और सम्मान देगा। कभी वही आपको बढ़िया से सम्मान भी दे सकता है। और काला करोति पुरुषम दातारा दातारम या चिदारम च, या तो आप मांगने वाला और या देने वाला, दोनों भी काल के उसमें है। अगर आप अवहेलना नहीं किया तो आप देने वाले हो जाएंगे, और अगर आपने अवहेलना किया तो आप मांगने वाले हो जाओगे। ठीक है, ये काल के संबंध में है। देख काल का देख काल को समझिए क्या, समय को अगर आप सम्मान करने का भाव क्या है, आप जिस समय आप सवेरे उठिए, सूर्य देवता का स्मरण करिए, सूर्य देवता को सामने देखिए। सूर्य आए हुए 4-5 घंटे होने के बाद अगर आपने सूर्य को अपना दर्शन दिया, सूर्य के दर्शन आप करिए, यानी आप पहले जगिए और सूर्य देवता बाद में जगे, तब तो समझ में आ रहा है। अगर सूर्य देवता जग चुके हों और आप 4 घंटे बाद आप उसमें जगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो ये सूर्य देवता का अपमान, यानी काल का, उस काल के उसमें अपमान है। तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। सही समय भोजन लीजिए तो पकेगा, भाई पचेगा, अंदर से पक जाएगा, और तब आपके लिए फायदा होगा। समय पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञान अर्जित होगा। तो ज्ञान होने पर केवल एक ही चीज नहीं हो किताबी ज्ञान, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत है। व्यावहारिक ज्ञान आपको बढ़ेगा तो आप जीवन में अधिक सफल हो जाएंगे। हर चीज आपको आनी चाहिए, हर चीज आपको आने लगेगी। तो उसी तरह आप जिसमें निद्रा है तो निद्रा का समय, भूख प्यास निद्रा सबका समय आप बांध लीजिए। पढ़ने लिखने सबका समय बांधेंगे तो यही काल के सम्मान को यही बात करती है। देखिए अब जैसे निद्रा में कहा गया ना कि बालक को 10-12 घंटे सोना चाहिए, और युवा को 8 घंटे, और वृद्धावस्था में 6-7 घंटे, ये पर्याप्त है। अब देखिए पर और अपर, यहाँ दूसरा कंसेप्ट है। पर और अपर, हम लोग कहते हैं ना, पर हमने कहा था कि पर जो है, पर अपर दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में हम लोगों ने पर को माना है कि पराया, और अपर को माना है वो हमारे नजदीकी। तो आत्मा हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो वो हमारी अपर हो गई, और पर माने तम, जो दूर है, दूर से आ गए। अब ये आप सोचिए कि पर और अपर निर्धारित कैसे होते हैं, काल के द्वारा। एक व्यक्ति आपका करीबी है, घर में है, उससे आप बहुत करीबी हैं, बगल के पड़ोसी से करीबी नहीं है। लेकिन इसी आदमी से जब लड़ाई हो जाए, ये आदमी घर छोड़ के चला जाए, तो यही व्यक्ति जो बहुत करीबी था वो दूर हो गया। उसी तरह बगल का पड़ोसी आपका, हम मानते हैं कि दूर है, और हमारा करीब जो है, वो जो हमारा दिल के करीब है, वो हमारा दूर बैठा हुआ है। घर के परिवार का जो अंग है वो बाहर बैठा हुआ है, तो हम उसको मानते हैं कि पार। लेकिन पर अपर में आप देखिए, घटना जब परेशानी हुई तो वो बगल वाला पड़ोसी पहले आएगा, वो बाद में आएगा। उसी तरह आपने किसी मित्र से किसी बात पर अनबन हो गई, वो दूर चला गया, बिछुड़ गया, तो आप उससे बड़ी नाराजगी रहती है, तो ये काल के प्रभाव में। बाद में कुछ मालूम हुआ, काल समय बीता, और किसी ने बताया कि वो तो भैया आपने गलती से किया, तो उसने ऐसा नहीं कहा था। तो आपको लगा करे ये तो बहुत हुआ। तो एक समय, जो समय है वही तय कर देगा, और अल्टीमेटली आपको उसके प्रति प्रेम दया भाव पूर्ण बढ़ाएगा, फिर आप दोस्त हो जाएंगे उसको। तो ये काल ही करा रहा है। हम्म तो
शरीर के प्रतिभाओं स्वरूप आत्मा के रूप में काल ही जीवित रहता है। मतलब काल जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा के साथ रहता है। आत्मा नष्ट नहीं होती, तो उसी तरह काल का बोध जीवन चेतना का बोध कहलाता है। इसलिए आपको सेंस ऑफ टाइमिंग हमेशा रहती है। अब इसको काल का आदर करेंगे तो संस्कार पैदा, वो पहले अभ्यास होगा फिर संस्कार होगा। ठीक, ये हम लोग बता चुके हैं पहले ही। अब आप देखिए स्थापना कहाँ की है, हम लोगों ने फिंगर नंबर 6 में किया हुआ है, हम लोग जानते हैं। फिंगर नंबर 6 में रखा हुआ है। मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर है, कफिंग सेंटर है, कार्डिक, सारे सेंटर है, वाइटल सेंटर है ना, और जनरल सेंटर भी उसी में। जाड़े में हम लोग फिंगर नंबर 6 में, जाड़े में हम लोग नीचे वाले पे ट्रीटमेंट देते हैं, बारिश में बीच वाले में, और वात में वो सर्दी जो गर्मी होती तो ऊपर वाले में देते हैं। अगर आपको समय पर वृद्धि, मान लीजिए डेवलपमेंट अगर नहीं होता तो ये काल ही पर ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। काल पर ही आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि आप जो है जो आपका डेवलपमेंट हो। तो ये नर्वस सिस्टम, ये अब 6 को हम लोग काल के साथ जोड़ते भी है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम है, ब्रेन का पॉइंट है, इसलिए जो है हम लोग इसको मानते हैं नर्वस सिस्टम का पॉइंट मानते हैं। तो 6 में हम लोग नर्वस सिस्टम का भी करते। देखिए सारे सेंटर तो इसी में है। काल पर जो है मेंस्ट्रुएशन भी काल पर आधारित है, वो काल बढ़ता घटता रहता, तो आप उसे ही चेंज करते हैं। उसी तरह युवकों में 12-15 के वर्ष में दाढ़ी मूछ का आना, ये सब चीजें हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो वो पुरुष बन जाता है। काल द्वारा उक्त रक्तचाप और 30 के उपरांत वही है कि आप कैसे करते हैं कि भाई रक्त प्रवाह भी जो है अल्टीमेटली रक्त प्रवाह कैसे बढ़ेगा, किसी ऋतु में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है। जब संकुचित हो जाती है तो आपका लो बीपी हो जाएगा, रक्त वाहिनी संकुचित हो जाएगी। नहीं, अगर रक्त संकुचित यूं होगी तो प्रवाह तेज होगा, तो आप उसको हम लोग कर सकते हैं कि वन टोन और 2 सीलेट कर देते हैं। आकाश कमी अगर हो जाएगी तो हम लोग 1 टोन और 2 सीलेट से काम चला सकते हैं। और 6 वर्टिकल मीडियन या 6 हॉरिजॉन्टल मीडियन या 6 स्पाइरल मीडियन पे हम लोग इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं नर्वस सिस्टम का। ये काल है, तो काल को इस रूप में जानिए। दिशा को क्या है? दिशा देखिए, दिशा भौतिक भी है और पराभौतिक भी है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। संजय गवंडी जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट के रूप में है। हेमंत सिंह जो है हमारे आश्रम वाले कामों में हमको सहयोग देते हैं। गर्मा बिश जी, उनका भी स्वागत है। गर्मा बिश जी का भी स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। तो दिशा बड़ा, दिशा के 2 पॉइंट है। दिशा के 2 पॉइंट है, एक तो दिशा भौतिक है, एक दिशा पराभौतिक। तो दिशा भौतिक है, यानी हम कहते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कहते हैं। उसी तरह हम आप कोई भी मैग्नेट लीजिए, तो मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं चक्र मैग्नेट में क्या करते हैं, चक्र में हम लोग कहते हैं कि बीच वाला हमारा पीला है या बीच वाला सफेद है। तो उसी के आधार पर हम बोलते हैं ना कि ये ऊर्जा देता है। अगर मान लीजिए उसको बढ़ाना हो तो ऊर्जा हमारे यूं जाती है सीधे और यूं जाके फैल जाती है अंदर, तो वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। और जब वो लेना होता, वापस लेना होता, तो यूं करके ऊर्जा, यानी हमको डायरेक्शन तय है। ये डायरेक्शन जो है ये दिशा बोध है, ये दिशा बोध है, ये पराभौतिक है। जहां तक उत्तर पूरब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये वाला तो भौतिक है, लेकिन जो दिशा हमारी डायरेक्शन जा रही है वो भी इसको भौतिक ही मान सकते हैं हम लोग, लेकिन पराभौतिक रूप से वो विचार कर रही है। कैसे कर रही है? हमारी दिशा भ्रमित न हो जाए, हम दिशा हमारी खराब न हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं। तो 2 या अगर आपको पूरब जाना हो तो अगर आप दिशा से सीधी सड़क पे जाना हो
और उस सड़क से दाहिने मुड़ जाए तो भी तो आप अपने गंतव्य नहीं पहुंचेंगे। तो यानी अगर दिशा भ्रमित हो गई, दिशा आपकी बिगड़ गई, तो भौतिक रूप से भी आप परिवर्तित होंगे, मतलब भौतिक रूप से भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और पराभौतिक में अगर दिशा बिगड़ गई तो दिशा पराभौतिक वायु की तरह मानी जाती है। दिशा पराभौतिक वायु के रूप में है, यानी वायु की तरह वो आपको नचा देती है, मूवमेंट करा देती है, अपने गंतव्य, अपने स्थिर, अपने जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने नहीं देती, वहां पर रोकती है आपको, आप वहां पहुंच नहीं पाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा। अब भौतिक देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो नीचे जाती है, तो डायरेक्शन तय है ना, स्टूल नीचे से पास होता है, सारी चीज तय है कि भाई ऐसे होगा। लेकिन यही दिशा, अगर यही दिशा बैलेंस फॉर्म में ना हो तो आपको खाना उल्टी दिशा में जा जाता है, स्टूल पास ही नहीं होता। तो ये स्टूल पास नहीं हो रहा, इसका मतलब दिशा की ओर बढ़ नहीं रहा। तो ये सब दिशा के ट्रीटमेंट के रूप में है। दूसरा वही बताया उन्होंने कि भोजन नली से आया तो ऐसे ये यही दिशा है, तो हम लोग मानते हैं वही दिशा है। अगर दिशा गड़बड़ हो गई तो उल्टा दिशा चलने लगेगी। भौतिक रूप से द्रव्य है, प्रधानतया पराभौतिक है, ठीक है। तो ये उनका समझ है। इफरेंट एफरेंट हम लोग बोलते नहीं कि नीचे से ऊपर जाती है तो एफरेंट है, ऊपर से नीचे आती है तो इफरेंट है। तो ये सब सबका दिशा तय है। यही है। अब देखिए, अब दिशा के माध्यम से उपचार क्या होगा, देखिए उपचार देख लीजिए बस करो। अगर कोई चारित्रिक पतन है, कई व्यसन का शिकार हो रहा है, तो हमको भी जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ करेंगे? अगर ये चारित्रिक पतन है तो हम लोग को कहाँ करना चाहिए? बोलिए। भाई दो दो में कर सकते हैं, या तो आप मन पे करें और या आप हार्ट पे करें। हार्ट, मन और दिशा, तीन चीजें, तीन 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 पर ही करना पड़ेगा। दिशा अगर आप वो है तो दिशा को सीडेट करेंगे, मन को टोन करेंगे, और हार्ट को भी आप टोन कर सकते हैं। हार्ट भी तो डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा, सिगरेट पीने की लत है तो सिगरेट माने वायु, वायु घसीटती है, तो फेफड़ा क्या होगा इसका होगा, जहां फेफड़ा है, फेफड़ा आपका फिंगर नंबर 1 में है और नीचे है, तो इसी इसी मेरिडियन पर आप कर दिए 2 टोन 7 सीडेट। क्यों सीडेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्चुअली पीने की लत हो गई, दिशा गड़बड़ हो गई, हम लोग दिशा को सीडेट कर दे रहे हैं, तो अब ठीक हो जाएगी। तंबाकू खाता है तो तंबाकू माने कोई चीज भौतिक पदार्थ, और पार्थिव, तो पार्थिव माने स्प्लीन, तो स्प्लीन में जाएगी तो हम लोग स्प्लीन वाले पे करेंगे, स्प्लीन जहां पर हो वहां पर हम लोग ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। ये 5 को टोन करेंगे और 7 को सीडेट। 5 की कमी है तभी वो खा रहा, तो 5 को टोन 7 सीडेट। इश्क के व्यसन के लिए हृदय के ज्वाइंट मेरिडियन में 7 सीडेट 3 टोन करेंगे। शराब के नशे के लिए मन की उंगली के ज्वाइंट पर या पी ज्वाइंट पर 8 हॉरिजॉन्टल में 8 टोन 7 सीडेट। ये बहुत बढ़िया उपचार है, 7 सीडेट 8 टोन। ये दिशा, दिशा क्यों, दिशा कभी कभी क्या होती है, दिशा आ, आ, दिशा पावरफुल हो जाती है कभी कभी। तो मन को सबको कंट्रोल करना चाहिए, सारे द्रव्यों, सारे कर्मेंद्रियों को, सारे ज्ञानेंद्रियों को, और दिशा को भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो कि दिशा पावरफुल हो गई तो वो मन की बात, मन को भी कंट्रोल, मतलब मन के कंट्रोल में नहीं आती, वैसे दिशा में मन कमजोर हो जाता है। तो मन कमजोर हो गया तो डिप्रेशन भी हो सकता है, आप अधिक सोचने लगते हैं,
कि अरे हम ये करेंगे तो ये होगा, वो परेशान हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये आपका चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यानी मन कमजोर है तो मन को टोन कर दीजिए, 8 को टोन कर दीजिए, 7 को स्ट्रेट कर दीजिए। नटखट बच्चे कभी कभी बहुत बदमाशी करते हैं तो मानसिक रोगों से पीड़ित है। तो अब ये कहा, अगर शुरुआत में बच्चे जन्म से ही खराब हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फिंगर नंबर 0 पे आप ट्रीटमेंट देंगे। और क्या देंगे, वही आप देखिए, दो चीजें हैं इस पे आपका। शुरुआत में ही मतलब 9 इसलिए कहा गया कि आत्मा यानी मेन मेन जो सबसे पावरफुल है उसको टोन करके सीरियल को सीरियल करेंगे। अब कभी पीट देता है, कभी कुछ कर देता है, तो वो जो है 9 को टोन, 7 को स्ट्रेट, फिंगर नंबर 0 में करेंगे या फिंगर नंबर 9 में भी कर सकते हैं आप। फिंगर नंबर 9 में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी में जिस फिंगर में कर रहे हैं उसमें भी तो कर सकते हैं। 9 नंबर पे है तो 9 नंबर टोन और 7 स्ट्रेट। अगर वृद्धावस्था में कोई हो, युवावस्था में कोई अगर घर परिवार से नहीं होकर के और अत्यंत कामुक हो गया है तो हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट करिए। हाइपोथैलेमस में क्या लिखा हुआ है याद करिएगा, उसमें लिखा हुआ कि संतुष्टि न होना, यानी संतुष्ट नहीं हो रही है, सेक्स से संतुष्ट नहीं हो रही, तो हाइपोथैलेमस के मेरिडियन में 7 sedate 1 टोन आकाश बढ़ा दीजिए, सोचने का दायरा बढ़ जाए, विस्तृत हो जाए। तो वो 7 sedate 1 टोन 8 भी टोन कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस की मेरिडियन में 7 sedate 1 8 टोन कर सकते हैं। 2 7 sedate भी कर सकते हैं, 2 7 sedate 1 8 टोन भी कर सकते हैं। बढ़िया ट्रीटमेंट है। अब देखिए, प्रोलैप्स हार्निया का उपचार यहाँ पर दिशा में भी देना है। जैसे हम लोग दिशा में देते हैं, याद करिए, हम लोग कहते हैं कि वो अपना नाभि खिसकती है तो हम लोग 2 7 sedate हम लोग करते हैं ना, 2 5 टोन 1 7 sedate, यही करते हैं। 2 5 sedate 1 7 टोन, 2 5 sedate 1 7 टोन करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि उसको जो है अपनी जगह दे दिया जाए, नाभि का ट्रीटमेंट। नाभि तो वही जो भी आपका मूवमेंट की बात कहीं हो रही है या आपके दिशा की बात हो रही है, वहां पर दिशा का उपचार हम लोग पराभौतिक रूप से देंगे, दिशा का बहुत अधिक। फिर वो स्केलर वेक्टर, ये आपका साइंस की भाषा में है कि वेक्टर माने में आपको डायरेक्शन लिखा जाता है, स्केलर में गति है केवल, और वेक्टर में गति के साथ दिशा भी है। तो ये कहते हैं गति माने स्पीड और वेग माने वेलोसिटी। वेलोसिटी जब बात करेंगे तो मानी वो उसको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें एक तीर की निशान छोड़ देते हैं वेलोसिटी में। ये हम लोगों का प्रोलैप्स का उपचार भी इसी में करेंगे। मेरुदंड और मस्तिष्क में कोई गांठ हो तो हम लोग क्या करेंगे, पार्थिव को कम करके, और पार्थिव कम करके 7 को टोन कर देंगे। तो ये हम लोग उस तरह का उपचार करते हैं उसमें दिशा में। यही लिखा हुआ देखिए, आधुनिक युग में दिशा के ज्ञान के आधार पर भवन निर्माण हेतु तो वास्तु दोष का निवारण होता है। कौन सा भाग की दिशा में होता है, ये भी दिशा निर्धारित है। बड़े बड़े पुल बांध कर निर्माण करते समय प्रभावित होने वाले तथ्यों का अनुमान लगाकर सदन उनकी दिशा निर्धारित करते हैं कि कैसे जाए। पानी के अंदर जो स्रोत होते हैं उनमें भी स्थिरता विशालता पर निर्भर होकर विशिष्ट दिशा पर आधारित होता है। तो वो ये सब चीजें दिशा की भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये 7 नंबर उसका रखा हुआ है। अब आ गया मन। आज किसका क्लास है, अभी मैडम का है। मन आगे, मन पढ़ाए कि मन बाद में रोके, मन दिशा कमती रह गया। बोलिए संजय जी। पढ़ा दीजिए सर।
पढ़ा दें? हाँ, पढ़ा दीजिए। वो मैडम बोल रही हैं? जी जी। ठीक, चलिए अब यहाँ से शुरू तो कर ही देते हैं हम लोग। अभी वो भी आई नहीं, एक सेकंड पता लगाता हूँ। आई आज मैडम का है क्लास, सुधा सुधा क्लास है शायद। चलिए हम लोग बता, ये मन का देखिए, अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेयिता परः, मनश्चेयिता परः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोग क्रिया, चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते, अचेतनत्वाच्च मनः क्रिया वदपि नोच्यते। इस श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या मन की पावरफुल, कहते हैं कि अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेयिता परः, कह रहे हैं कि ये मन क्या है, मन अचेतन भी, मन क्या है अचेतनम, मन जो है अचेतन है, चेतना नहीं है। चेतन किसके पास है? आत्मा के पास। चेतना आत्मा को कहा गया है, तो चेतन अचेतन है ये। अचेतनम क्रियावच्च, सबसे अधिक क्रियाशील तो यही है। मनश्चेयिता परः, लेकिन जो पर है आत्मा, उसको चेतयिता कहा जाता है। चेतयिता मतलब किसको कहते हैं? बेचारा मन सबसे अधिक काम करता है, लेकिन चूंकि अचेतन है तो सबसे काम करने के बावजूद इसको कभी कर्ता नहीं कहा जाता। कर्ता किसको कहते हैं? जो चेतन है। जो चेतन है कौन? चेतन कौन है? आत्मा है। तो उसको पर माने उसको पर कहा गया, पर आत्मा है। और देखिए पर अपर हमने हमेशा कहा कि पर अपर दोनों के लिए यूज होता है, आत्मा के लिए भी तम के लिए भी। तो ये यहाँ आत्मा के लिए पर है, मतलब पर है माने आत्मा जो है वो क्या चेतयिता है, चेतनावान है, इसलिए वही क्रिया कहलाती है। युक्त से मनसा से निर्शंत विभोग क्रिया, यही कह रहा है। दोनों रहते साथ में, क्रिया होती है लेकिन मेन करता है काम मन, लेकिन कर्ता कहलाता है कौन? आत्मा। दूसरा क्या है? चेतनावान यतश्चात्मा, आत्मा तो चूंकि चेतनावान है, यतः च आत्मा, मतलब आत्मा चूंकि चेतनावान है, ततः कर्ता निश्चित, तभी ततः ततः माने तब उसको इसीलिए उसको कर्ता कहा जाता है। अचेतन त्वाच मन, यद्यपि मन सब क्रिया करता है लेकिन अचेतन है होने के कारण इसको कर्ता नहीं कहा जाता। विडंबना देखिए, जो आप लोग कहते हैं कि हमको जीवन में बहुत चीज नहीं मिली, मन भी सोचे, मन सब बेचारा काम करता है लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। प्रतिष्ठा किसको मिली है? आत्मा को। तो कभी काम, कभी कभी किसी काम को घर परिवार पास पड़ोस ऑफिस कार्यालय बाहर अंदर कोई काम करता है लेकिन उसको कर्ता का लाभ नहीं मिलता, कर्ता के रूप में मान्यता नहीं मिलती, करने वाला कोई और माना जाता है जबकि कर्ता वो है। तो इसलिए ऐसे बहुत परेशान मत होइए। ये तो पूरा मन ही इतना बड़ा, वो भी तो परेशान हो सकता था लेकिन परेशान नहीं होता, वो आपको कंट्रोल करता है। तो परेशान हो जाए कि अरे ये क्या बात है आत्मा का। और आत्मा याद कह चुके हैं पहले, आत्मा हमेशा मन के साथ शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, मन अचेतन है, क्रियाशीलता असीमित है, परंतु इसके पास चेतनता का भाव है, चेतना का भाव है। आत्मा चेतन है इसलिए वो क्रियाशील कहलाती है, कर्ता कहलाती है। अब देखिए, अब इसके जो और पॉइंट है, मन के गुण, अब इसको समझ, यही समझ ले, बहुत आनंद आ जाएगा। एक सेकंड में जरा,
मन, देखिए मन क्या है? अणुत्तम अथ, अणुत्तम अथ चैकत्वम गुणौ मनसा स्मृतौ। इसको समझने के ये दार्शनिक विचार है, तो समझिएगा। मन के दो गुण माने गए हैं, एक तो अणुत्व और एकत्व। अब अणुत्व माने क्या हुआ? अणु माने क्या होता है? सबसे छोटा। तो कहते हैं कि मन बहुत छोटा है, अणु की तरह है। तो एक इसका मन का गुण हुआ कि मन बहुत छोटा है। तो ये सूक्ष्म, मतलब आत्मा इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन ये भी बहुत, मन जो है बहुत छोटा है, लेकिन मन प्रभावशाली बहुत है, क्रियाशील है ना, करता नहीं है लेकिन क्रियाशील तो यही है। तो एकत्व अणुत्व। अब अगर अणुत्व का एक और अर्थ कैसे हुआ? छोटा है। आत्मा को माना गया विभू, विभू माने परमेश्वर की तरह, सर्वव्यापी, क्योंकि परमात्मा का अंश माना गया है। तो वो जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, वैसे आत्मा भी सर्वव्यापक के रूप में माना गया है। तो वो ये जो, चूंकि ये अणु वाला स्वरूप है, वो अणु स्वरूप है, वो इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन वो व्यापक है। इसको कहा गया है कि ना, ये मन जो है बिल्कुल छोटा है। तो उसकी वजह से क्या करता है ये, कि मन जो 10 हमारे 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री है ना, बोलिए, बोलते जाइए। जी सर। उनमें ये, क्योंकि अगर सर्वव्यापक होता तो वे एक साथ सारी इंद्रियों से संयोग कर लेता, लेकिन नहीं, यह एक समय में एक इंद्रिय से संयोग करता है। ये इसका मन का वो है कैरेक्टर। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, तो जिसमें क्षणांश में देखता है, जिसमें, उसमें पढ़ता नहीं है, जिसमें पढ़ता उसमें देखता नहीं है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम हो रहा है। कहते हैं कि एक इंद्री के साथ एक ही बार संपर्क करता है। अगर उसमें दूसरी इंद्री इन्वॉल्व हुई, अगर दूसरी इंद्री इन्वॉल्व हुई तो ये फंक्शन नहीं कर पाता। यानी मन जो है एक समय में एक इंद्रिय से ही संपर्क करता है, इसलिए उसको अणुत्व कहा जाता है। ये इसलिए वो अणुत्व है। एक समय में कहते नहीं कि भैया एक काम करो, उसी में मन लगाओ, 10 काम में मन लगाओगे तो कोई काम नहीं होगा, ये कहते नहीं। वही कंसेप्ट है, अणुत्व है। अगर सर्वव्यापक होता, विशाल यूं होता, तो वो सारी इंद्रियों के साथ संपर्क कर लेता। वो कहता नहीं, इतना सूक्ष्म है कि वो एक समय में एक इंद्रिय से संपर्क करता है, दूसरे से नहीं करता। ये अणुत्व का की परिभाषा है, ये अणुत्व का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या है? एकत्वम, वो भी उसी तरह रूप है, ठीक है। एकत्व गुण, मन शरीर में एक है। अगर अणुत्व ही होता और एक नहीं कई होते मन, तो एक ज्ञानेंद्रिय के साथ, ज्ञानेंद्रिय में एक आंख के साथ, एक हाथ के साथ, एक पैर के साथ, एक जो है कान के साथ लगा देते, तो एक साथ आप देखते, सुनते, सब काम करते। तो ये भी नहीं कह रहा, वो कहना एक इंद्रियों से एक ही समय में एक इंद्रिय से संपर्क करता है, इसलिए एकत्व है, केवल एक है। मन शरीर में एक ही है। और गोपिकाओं ने यही कहा कि उद्धव मन ना ही 10-20। उन्होंने कहा भाई ज्ञान लीजिए। उद्धव गए थे कि ज्ञान देने के लिए कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आत्मा अजर अमर है, ये सब है सारा। उन्होंने कहा कि उद्धव मन ना ही 10-20, जो ज्ञान हमको आप दे रहे हैं, किस मन से हम उसको ग्रहण करें? क्यों? एक हो तो एक था, एक हो तो सो गयो श्याम संग,
को आराधे ईस, एक हमारे पास था, वो श्याम के संग चला गया। अब हम वो मन नहीं है, तो हम कैसे इस आपको जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ग्रहण कौन करेगा? कौन सा मन ग्रहण करेगा? मन तो हमारे पास है ही नहीं, एक ही तो था। वो श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया, तो अब हमारे पास इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पास कोई मन ही नहीं है, तो किससे संपर्क करके वो ज्ञान प्राप्त करें? तो इसलिए उन्होंने उद्धव को ये शक किया। तो ये एकत्व का उदाहरण है। तो ये है, ये अणुत्व और एकत्व का उदाहरण है। यहीं पर हम लोग रोकते हैं, क्योंकि यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को समझिएगा और फिर सुनिएगा, तो अनंत और एकत्व को हमेशा के लिए समझ जाइएगा कि कभी भी अनंत माने एक ही इतना छोटा है, इतना विस्तृत होता तो कई इंद्रियों के साथ संपर्क करता, और ये एकत्व एक ही है, इसलिए अनेक इंद्रियों के साथ ये संपर्क नहीं कर सकता है। ये उसका रूप है। और तीसरा कि मन कभी भी शरीर में किसी भी शरीर में आत्मा जब जाती है तो बिना मन के नहीं प्रवेश करती है। बस ये हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं भी। हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और उसी ऊर्जा को हम लोग प्रयोग इस रूप में करें कि जन कल्याण की भावना भी हो, और उसमें जन कल्याण में अपना कल्याण अपने आप छिपा हुआ है। अपना कल्याण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अपना कल्याण जन हम भी तो जन हैं, तो जन कल्याण की भावना में अपना कल्याण भी छिपा हुआ है। लेकिन मूलतः अगर जन कल्याण की भावना होगी तो हमारा परिष्करण होगा, हमारा जीवन सुधरेगा और पीड़ित मानवता की रक्षा होगी, हमारी थेरेपी बढ़ेगी, और यही मूल उद्देश्य है जीवन का। तो इस खेमका सर को हम फिर याद करते हुए और उनकी एनर्जी सिस्टम को, यानी उनके जो उनका उपदेश था या जो उनका ज्ञान था, जो उनका मोटो था, उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का 3-4 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। सुधा मैडम ने ज्वाइन कर लिया है। प्रणाम सर। प्रणाम। हमारी सेकंड उसमें हमारे प्रमोटर हैं, और ये सेकंड सत्र जो है उसकी